हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियंस। तो जैसे कि आप सब जानते हो दोस्तों, हम अपने पिछले एपिसोड में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब आउटर, बाहर से जो ऐसे नॉर्मली पता चल जाए, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मेजर करते वक्त सब्सटेंस में किसी प्रकार के चेंज ना है। जैसे मैंने पूछा किसी एक इंडिविजुअल का नाम ले लिया, जैसे बोला विराट कोहली, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए, तो आप बोलोगे दैट बियर्ड गाय, जो दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, द स्लिम वन, ये सब फिजिकल है। ऐसे ही अगर आप अल्केन की बात करो तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका फिजिकल स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। नो डाउट गैसीय स्टेट में रहते हैं अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं है तो, ठीक है। फिर उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट, ओके, फिर उसका ओडर, ओके, ये सारी ऐसे बेसिक जो भी चीजें हैं ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओडर, कलर, जो कुछ भी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोलैरिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ओके, वाटर का, और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप सब जानते हैं वाटर HOH से बना होता है। तो अब जरा देखिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आपको इसके लिए पीरियोडिक टेबल पढ़ना होगा अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब नहीं पता है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है, और ऑक्सीजन की ज्यादा है। अगर पॉलिंग स्केल जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं, और उसे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 3.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो मतलब यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ होता है और यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ होता है, जिससे उस पे आता है डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आता है डेल्टा पॉजिटिव। अब देखिए, तो यहाँ पे दो पोल क्रिएट हो गए। एक कौन सा आया? नेगेटिव, और ये दोनों को मिला के कौन सा आ गया? पॉजिटिव पोल। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर। तो ये क्या हो गया? पोलर, या फिर जिसके अंदर डाइपोल है। डाई मतलब दो, पोल मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर, ओके। और यहीं पे आपको एक थियरी भी बता देता हूं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये थियरी क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसे अगर कोई पोलर सब्सटेंस है तो वो पोलर के साथ ही रहना चाहता है, मतलब उसमें ही डिसॉल्व होता है। और अगर कोई नॉन पोलर है तो वो किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर में। जी हाँ, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है सॉल्युबिलिटी में। और अगर कोई पोलर है और आपने उसको डाल दिया नॉन पोलर में, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनसॉल्यूबल। आया समझ में? ऐसा है, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे आपने देखा होगा कॉलेज में, स्कूल में जो स्टूडियस बच्चे होते हैं, दोज हु आर स्कॉलर, दे रिमेन विथ स्टूडियस। हालांकि आजकल तो ये ट्रेंड चेंज हो गया है, बट फिर भी। और जो गैंगस्टर होते हैं, गैंगस्टर्स जो बड़े बड़े कारनामे करते हैं, इनके दोस्त भी गैंगस्टर्स ही होते हैं, जो पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये तो मैंने वाटर के बारे में बताया। चलिए अब थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के भी बारे में बात कर रहे थे। मान लीजिए ये कार्बन कार्बन है ऐसे, ओके, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। तो अगर आप किसी एक बॉन्ड को ले लें यहाँ पे, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 2.5 होती है और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। बट अगर आप देखें तो यह डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे एज सच कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता। और जब चार्ज क्रिएट नहीं होंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नॉन पोलर। अब कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर कार्बन कितना भी है तो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है ना सर, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा ही ना सर, तो इस पर थोड़ा सा एकदम डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पर थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो देखो बेटा, उनके लिए भी मैं, जो स्कॉलर बच्चे थोड़ा ऐसा ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि ये जो डाइपोल है ना, ये जो पोलैरिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे हम बॉन्ड मोमेंट से दिखाते हैं ऐसे, ओके, ऐसे, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाता है? पूरा कैंसल हो जाता है। अगर देखो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सब आपस में क्या हो रहा है? कैंसल हो रहा है। जैसे इसको ये कैंसल कर रहा है, ये कैंसिल कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, हालांकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, हालांकि जो हाइड्रोकार्बन है
ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। और अगर आप कार्बन अल्कीन, सर आपने तो अल्केन लिया था ना, तो ठीक है अल्केन ले लीजिए, तो उसी के साथ आपको क्या लेना होगा फिर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेना होगा, सी। ओके, ये ऐसे 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 और ये ऐसे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल, ऐसे आपस में एक दूसरे के डाइपोल मतलब पोलैरिटी को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आपने एक चीज क्या सीख लिया कि जितने भी अल्केन और अल्कीन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर। अब देखिए, अगर आपको ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना है तो आप जाके केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट देख लीजिए, डाइपोल मोमेंट। ओके, उसमें आपको ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। The electronegativity of carbon and hydrogen is nearly same. CH and CC bond are non-polar. Covalent bond and alkanes are thus non-polar. अल्केन भी नॉन पोलर होता है, अल्कीन भी नॉन पोलर होता है और अल्काइन भी नॉन पोलर होता है। मैं सब बता देता हूँ। द फोर्सेज विच होल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल टुगेदर आर वेन ड वॉल फोर्सेज। मतलब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेन ड वॉल। और अगर आपको वेन ड वॉल के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर की जो वीडियो है उसमें वेन ड वॉल फोर्सेस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। तो आप जाके अपनी जो प्लेलिस्ट है महाराष्ट्र 11th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस की, उसमें जाके हर एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। ओके, दोज आर यूजुअली वीक, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्गर आर द इंटरमॉलिक्यूलर वेन ड वॉल फोर्सेस। जैसे ये देखिए, एक हीलियम का एटम, दूसरा हीलियम का एटम। अब हीलियम का साइज छोटा होता है, एक नियॉन दूसरा नियॉन। अब किसका साइज बड़ा है, नियॉन का, तो इनके बीच का वेन ड वॉल फोर्स हीलियम के बीच के वेन ड वॉल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब एक्चुअल में जो वेन ड वॉल है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो अगर आपको वेन ड वॉल के बारे में ज्यादा जानना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप जाके हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर की वीडियो को डिटेल में पढ़ लो। द इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल के बीच में। सर लेकिन यहाँ पे तो आपने इंटर एटॉमिक ले लिया। ओके ठीक है, इंटर एटॉमिक ले लो, इंटर मतलब इन बिटवीन, एटॉमिक ले लो या फिर इंटर मॉलिक्यूलर ले लो। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में, इंटर एटॉमिक मतलब दो या दो से ज्यादा एटम के बीच में। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन स्ट्रेट चेन अल्केन देन इन ब्रांच चेन अल्केन। अब ऐसा क्यों, स्ट्रेट चेन अल्केन में क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रांच में क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं? तो देखिए, मतलब मैं आपको एक स्ट्रेट चेन अल्केन दिखाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये सी 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 ऐसे स्ट्रेट चेन हो गया। अब इसके ऊपर अगर इसके जैसा ही दूसरा है तो देखो ना, ये इजीली इसके ऊपर आके बैठ सकता है। ओके, इजीली ऐसे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें तो हाइड्रोजन भी होता है, सर इसमें तो हाइड्रोजन भी होता है। तो आप बड़े लेवल पे ऐसे सोचो। ओके, बड़े लेवल पे ओवरऑल ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सब में हाइड्रोजन होगा, नो डाउट। लेकिन हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर आप ब्रांच ले लो, ये देखो ऐसे ब्रांच, तो कार्बन तो बड़ा होता है, तो ये इधर भी ब्रांच। ओके, मान लो इसका इधर ब्रांच है, तो जब आप इनको ऐसे अच्छे से बैठाओगे एक दूसरे के ऊपर तो क्या ये अच्छे से पैक हो पाएंगे? जी नहीं। तो इसीलिए इनके बीच का जो फोर्सेस होता है वो स्ट्रांग होता है और इनके बीच का फोर्सेस, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो वीक होता है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। Therefore, straight chain alkanes have higher melting and boiling point. अब अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा अट्रैक्शन है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, इस अट्रैक्शन जो इनके बीच में था, वेन ड वॉल अट्रैक्शन, इसी को कम करने को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। हमने जब हीट प्रोवाइड किया तो उसके बीच का अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और बहुत ज्यादा हीट अप्लाई किया तो क्या हुआ, वो अट्रैक्शन और कम हो गया और फिर ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस या फिर वेपर स्टेट में। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादा करके जो अल्केन होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ अल्केन C17 तक, मतलब जिनमें 17 कार्बन होते हैं, वो जनरली तो बोलते हैं ना C4 C5 तक तो गैसियस स्टेट में होते हैं। उसके बाद आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे और फिर C17 के बाद वो वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं। तो 4 कार्बन तक तो आपको क्या मिलने वाला है, गैस। फिर 4 के बाद से लेके समewhat अराउंड 17 तक आपको क्या मिलेगा, लिक्विड मिल सकता है। और फिर उसके बाद जो होंगे वो आपको क्या मिल सकता है, वैक्सी सॉलिड। ठीक है, तो अगर वीक फोर्स होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम, और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए।
अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। वाई आर अल्केन्स इनसॉल्युबल इन वाटर? अल्केन्स इनसॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर में? ओके, सिंपल सी बात है, अल्केन क्या होता है? नॉन पोलर, और वाटर क्या होता है? पोलर। और लाइक डिजॉल्व, लाइक थियरी क्या कहती है? पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, इसीलिए अल्केन वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा या फिर वो इनसोल्यूबल है। ओके, एंड रेडियली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। तो जो क्लोरोफॉर्म है और जो ईथर है ये भी ऑलमोस्ट क्या होता है? ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं, या फिर इनकी पोलैरिटी काफी कम होती है। आ रहा है समझ में? ऐसा है। ओके, तो ये एक दूसरे में सोल्यूबल हो पाते हैं। आगे देखिए, ये देखिए वो लार्ज सरफेस एरिया और मिनिमम सरफेस एरिया का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें जो कांटेक्ट है वो कितना ज़्यादा है और इनमें जो कांटेक्ट है वो कितना कम है। सर ऐसे भी तो कर सकते थे, इसको ऐसे रखें और इसको ऐसे रखें, तभी भी देखो ना कांटेक्ट कम ही होगा। ब्रांच इन अल्केन हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ओवरकम पार्शियली ड्यूरिंग मेल्टिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग प्रोसेस। मतलब मेल्टिंग के दौरान हम करते क्या है, बेसिकली जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको कम कर देते हैं। एंड कंप्लीटली ड्यूरिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में तो एकदम अलग ही कर देते हैं, एक दूसरे को बुरा अलग कर देते हैं, हमजुदा हो गए एक दूसरे से, ठीक है। आगे देखो, टेबल 15.2 शोज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम अल्केन्स। कुछ अल्केन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहे हैं। अल्केन्स आर कलरलेस एंड ओडरलेस एट रूम टेम्परेचर। ना तो उनका कलर होता है, ना तो उनके अंदर कोई भी ओडर होता है। ओडर मतलब सुगंध या फिर दुर्गंध। ओके, द फर्स्ट 4 अल्केन्स आर गैसेस, द नेक्स्ट अल्केन्स हैविंग 5 to 17 कार्बन आर लिक्विड एंड 18 ऑनवर्ड्स दे आर सॉलिड। बट इसमें एक चीज ऐड कर लेना, वैक्सी सॉलिड। ये सब आपको पढ़ने के लिए, ओके, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ केल्विन में दिया है। आप पढ़ना और सोचना कौन गैस में है और कौन लिक्विड में है। चलिए आ जाते हैं अब अपन केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा? एटम का टूटना, ओके, बॉन्ड का टूटना, एक दूसरे से क्या करना, रिएक्शन करना। ओए सर मुझको समझ में आ रहा है, ये सब मैं समझता हूँ, केमिस्ट्री है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो होगी सर। ओए इंटेलिजेंट है तू, चल आगे देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। Alkanes are relatively unreactive towards acid, bases, oxidizing and reducing agent. They undergo the following reaction under specific condition. देखो अब जो अल्केन होता है ना वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसके लिए? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। क्यों? क्योंकि अल्केन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए तो उन्हें पैराफीन्स भी कहा जाता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। और बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, मतलब अल्केन को हेलोजन के साथ रिएक्शन करना। तो हेलोजन देखो क्या, F2Cl2 Br2 और I2, ये सारे हेलोजन्स के साथ रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये मीथेन है, CHHH, और इसका रिएक्शन तुमने क्लोरीन से करा दिया, और आपने क्या किया, इस H को हटाया इस क्लोरीन से और क्या बना दिया, CHHHCl, और ये क्या हो गया, HCl। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस H को हटा के कौन आ गया, Cl आ गया, ओके, और इस Cl को हटा के कौन आ गया, H आ गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये Cl में ये Cl इस Cl के साथ अटैच था, तो इस Cl के जगह पे कौन आ गया, ये पूरा ग्रुप आ गया। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर ऐसे कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ओके, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक का जगह दूसरा ले लेता है। तो देखो वैसा ही तो हुआ है। सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ओके ठीक है चलिए, ओके, बट आप सब्स्टिट्यूशन को ही प्रायोरिटी देना। Substitution of H atom of alkane by X halogen, chlorine, bromine, iodine and fluorine atom is called as halogenation of alkane। मतलब अल्केन का जो हाइड्रोजन है अगर आप उसे हेलोजन के साथ हटा रहे हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेलोजिनेशन? हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का एडिशन, मतलब हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करवाना, किससे, हाइड्रोजन से।
ओके, ऐसा है। ऑब्वियसली ऐड करना, सब्स्टिट्यूशन में आप कहीं ना कहीं देखो तो ऐड ही होता है कुछ, और लेकिन ऐड का किस बेसिस पे करते हो, किसी को हटा के ऐड करते हो। तो जब किसी को हटा के ऐड करते हैं तो उसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अल्केन रिएक्ट्स विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और डिफ्यूज सनलाइट। देखो अब यूवी लाइट क्या होती है, अपनी नॉर्मल सनलाइट, और डिफ्यूज मतलब जो लाइट ज्यादा ब्राइट ना हो, जो लाइट ज्यादा ब्राइट ना हो, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हाई ना हो। देखो इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये जो वेव का ये जो हाइट है ना, ये एम्पलीट्यूड है। अगर ये ज्यादा होगा तो ब्राइट जो लाइट होती है ना, वो ब्राइट होती है। तो ज्यादा ब्राइट से प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा ब्राइट लाइट में एनर्जी भी ज्यादा होती है, तो रिएक्शन एक्सप्लोजिव होने का चांसेस है। इसीलिए हम कौन सी लाइट लेते हैं, डिफ्यूज लाइट। या फिर आप हायर टेम्परेचर ले सकते हो, 573 टू 773 केल्विन टेम्परेचर। ओके, ये समवॉट अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये समवॉट अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई टेम्परेचर पे। अब क्वेश्चन आता है इतना हाई टेम्परेचर क्यों लेना पड़ता है, तो देखो क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसका, अल्केन का हाइड्रोजन के साथ, इसमें हमको फ्री रेडिकल बनाना होता है। क्या बनाना होता है, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल बनाने के लिए हमें ये सब की जरूरत लगती है। किसकी, यूवी की, फिर ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, ये सब लगता है। या फिर आप चाहो तो पेरोक्साइड भी ले सकते हो, क्योंकि पेरोक्साइड भी ये काम कर सकता है। तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, सबसे पहले हाई टेम्परेचर 300 से 500 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या ले सकते हो, डिफ्यूज सनलाइट, या फिर आप क्या कर सकते हो, पेरोक्साइड भी ले सकते हो। तो ये देखिए, ये मीथेन, इसका एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन से रिप्लेस हुआ और आपको ये मिल गया, ठीक है, क्लोरोमीथेन, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो ये देखिए दो क्लोरीन मिल गया। अब इसे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन से रिप्लेस किया गया, तो वापस ट्राइक्लोरोमीथेन और HCl। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को भी इस क्लोरीन से रिप्लेस किया गया, तो टोटल चारों हाइड्रोजन 4 क्लोरीन से रिप्लेस हो गए या फिर सब्स्टिट्यूट हो गए, ठीक है। अब देखिए टेट्राक्लोरोमीथेन इज अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड, जब बहुत सारा आप क्लोरीन यूज करते हो, ठीक है। क्लोरोमीथेन इज ऑब्टेन, मतलब अगर आपको ये पहला प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपको सिर्फ ये पहला प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको अल्केन को एक्सेस में लेना होगा। किसको एक्सेस में लेना होगा, अल्केन को। तो अल्केन को एक्सेस में लोगे तो आपको मेजर प्रोडक्ट मोनोक्लोरो बोलते हैं ना, या मोनो हेलोजन डेरिवेटिव मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट व्हेन एक्सेस ऑफ मीथेन इज एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों, तो इसके पीछे एक मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल का। ओके, अगर वो आप जान जाओगे तो फिर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ भी है, तो मैं उसी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड्स अल्केन इज फॉलोज। ये देखिए रिएक्टिविटी ऐसे ज्यादा है। क्यों रिएक्टिविटी ऐसे ज्यादा है, क्योंकि जब फ्लोरीन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के HF बनाता है या फिर CF बनाता है, देखिए 2 बॉन्ड बनेगा, एक H और F के बीच में बनेगा और एक C और F के बीच में बनेगा, तो इसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके, और स्टेबिलिटी की तरफ सबसे ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। और आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि आयोडीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो कार्बन का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, 2p में, और आयोडीन का किस में, 5p में, तो ये बॉन्ड वीक बनता है, और वीक बनने का मतलब ये प्रोडक्ट इतना स्टेबल नहीं है, तो आयोडीन की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए द ईज और ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बन इज इन द ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी और 1 डिग्री। अब देखिए कौन सा हाइड्रोजन पहले निकलेगा, टर्शरी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन निकलने के बाद टर्शरी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अगर निकल गया तो ये जो फ्री रेडिकल है ये टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा, और ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है। क्यों, 3 डिग्री में ये कार्बन सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आया समझ में, ऐसा कुछ है। अब एक एग्जांपल देखिए, ये प्रोपेन है, इसमें देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन बना और दूसरा क्या बना, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो क्यों, ये कम क्यों बना और ये ज्यादा क्यों बना, इसके पीछे सिंपल सा रीजन क्या है कि 2 सेकेंड कार्बन पे जो फ्री रेडिकल बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, किसके कंपेयर में, फर्स्ट कार्बन पे जो फ्री रेडिकल बनता है। आया समझ में, ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए अब इसमें टर्शरी आ गया, तो इस हाइड्रोजन को निकाल के जो हेलोजन लगाओगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा,
ओके, यहाँ पे देखिए 64% आ गया ये। ओके, और ये जो क्लोरीन यहाँ पे आया है ये सिर्फ कितना आया, 36%। ओके, ऐसे क्लियर। यहाँ पे देखिए मुझे इस डेटा में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ओके, गड़बड़ लग रहा है कि ये जो परसेंट दिया है ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कोई दूसरे रेफरेंस बुक से। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 1 डिग्री वाला है, 1 डिग्री वाला, ये थोड़ा सा ज़्यादा बनना चाहिए। ये जो परसेंट दिया है ये थोड़ा ज़्यादा बनना चाहिए। एनीवेज बुक में दिया है तो अब क्या करें। आगे देखिए, ब्रोमिनेशन गिव्स करस्पॉन्डिंग ब्रोमाइड बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इसमें तो कहीं पे भी आया 1 डिग्री ही है। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ना 2 डिग्री वाला बनता है। ओके, तो देखो 2 डिग्री वाला कितना ज़्यादा बना और 1 डिग्री वाला सिर्फ 3% बना। तो इसमें जो है ना एक कंसेप्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं रिएक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी। ओके, तो क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव, बट जो ब्रोमीन है ना वो ज़्यादा सिलेक्टिव है। इसका मतलब क्या, ब्रोमीन उसी फ्री रेडिकल से रिएक्ट करना चाहता है जो ज़्यादा स्टेबल है। मतलब ब्रोमीन की अगर रिएक्टिविटी देखो, अगर टर्शरी कार्बन का हाइड्रोजन है या फिर सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन है या फिर 1 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन है, ठीक है, तो टर्शरी के लिए उसकी रिएक्टिविटी 1600 है और सेकेंडरी के लिए कुछ 84 85 है और 1 डिग्री के लिए 1 है। मतलब जितने टाइम में 1 डिग्री वाले कार्बन से रिएक्ट होता है उतने में वो 1603 डिग्री वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा। अगर मैंने यहाँ पे कार्बन बोला हो तो गलत, माफ कर देना। जितने टाइम में वो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है उतने ही टाइम में वो 1600 जो टर्शरी कार्बन होंगे उसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। इतनी ज़्यादा सिलेक्टिव होता है ये। ओके, सिलेक्टिव है, इसीलिए इसका जो सेकेंडरी और टर्शरी प्रोडक्ट है वो मेजर है, बाकी का सब क्या है, माइनर। ठीक है, और फ्लोरीन की तो बात ही मत कीजिए, फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली एक्सप्लोजिव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। CH3 CH2 CH3 ब्रोमीन डाला तो देखिए 2 डिग्री वाला ही मेजर होगा। ये 1 ब्रोमो हो गया, ये 2 ब्रोमो हो गया, तो देखिए 2 ब्रोमो वाला कितना ज़्यादा हो गया, 98%। हालांकि IIT JEE में तो ये भी सिखाया जाता है कि ये परसेंट कैसे निकालते हैं। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे, अब जरा देखिए ये 1 ब्रोमो सिर्फ ट्रेसेस में मिला और ये 99% मिला। ओके, क्या मिला, 99%। तो आप ये डेटा से सोच सकते हैं कि ब्रोमीन टर्शरी से ज़्यादा रिएक्ट करता है या सेकेंडरी से ज़्यादा रिएक्ट करता है कंपेयर टू प्राइमरी। मतलब ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा सिलेक्टिव होता है, लेकिन कार्बन के लिए एज सच ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं है। ठीक है, मतलब क्लोरीन इतना ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं है। ठीक है, ऐसे। अब आगे देखिए, यहाँ पे मैकेनिज्म दिया गया है रिएक्शन का। इन ब्रोमिनेशन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है। मतलब जैसे होते हैं ना, 2 टाइप के लोग होते हैं ऐसे कपड़ा खरीदने जाते हैं। एक जो होता है, जो फर्स्ट वाला होता है वो ढेर सारे कपड़े ले लेता है बिना चॉइस किए, बट सेकंड वाला है वो 1-2 ही लेता है, बहुत ज़्यादा चॉइस करता है, बोलता है ये नहीं मेरे को ये पसंद है वो। तो ब्रोमीन सेकेंड वाले टाइप जैसा है और फ्लोरीन फर्स्ट टाइप जैसा है। सर आयोडीन की बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आयोडीन का तो यार रिएक्शन होता ही नहीं, मैंने बताया ना। प्रॉब्लम क्या है, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड बहुत वीक। दूसरा, आयोडीन जो होता है ना उसके रिएक्शन के टाइम पे HI बनता है। क्या बनता है, HI, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब H और I के बीच का बॉन्ड बहुत वीक होता है क्योंकि H का इलेक्ट्रॉन 1s और I का इलेक्ट्रॉन 5p में, तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है। तो I फ्री रेडिकल कार्बन वाले बॉन्ड से, कार्बन वाले आयोडीन से रिएक्ट करके ये बॉन्ड तोड़ के फिर से आयोडीन बना देता है। मतलब इसमें रिएक्शन हाईली रिवर्सिबल होता है, ये प्रॉब्लम। In bromination, there is a high degree of selectivity as to which hydrogen atoms are replaced. Okay, halogenation of alkane follows the free radical mechanism. देखिए अभी इन्होंने बताया, homolysis of halogen molecule generate halogen atoms, जिसे हम free radical भी कहते हैं, that halogen free radical. Okay, free radical क्या होता है, जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन के और क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऐसे ही दूसरे क्लोरीन में भी कितने, 7। लेकिन ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है, तो ये क्या बन गया, क्लोरीन का एटम, जिसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज शोन बिलो।
ओके, जो क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म है वो नीचे दिखाया गया है। सबसे पहले यूवी लाइट, ये जो लाइट है ये क्या करेगी, क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ देगी। होमोलिटिकली मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसको और इसका इलेक्ट्रॉन इसको, और फिर आपको 2 फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। अब जरा देखिए, ये जो हेलोजन फ्री रेडिकल है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन का फ्री रेडिकल बना देगा। ओके, अब यहाँ पे एक बच्चा पूछता है सर ऐसे भी तो हो सकता है। जरा देखिए, ये CH3 है, ये H है और ये Cl फ्री रेडिकल है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है कि ये कार्बन के फ्री रेडिकल से कंबाइन कर ले और ऐसे कुछ बना ले, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 Cl प्लस H फ्री रेडिकल। तो मैं आपको बता दूं कि ये H फ्री रेडिकल जो है ना ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल, और इसके हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये बनता नहीं। तो ये था पहला स्टेप। तो जो पहले स्टेप में जो बॉन्ड टूटा ना इसे कहते हैं इनिशिएशन। क्या कहते हैं? इनिशिएशन या फिर चेन इनिशिएशन। मतलब ये आगे चल के क्या करेगा, चेन बनाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशिएशन स्टेप। और ये जो है, ये जो हुआ, इसने फ्री रेडिकल ने इसका बॉन्ड तोड़ा, इसके साथ कंबाइन किया और एक फ्री रेडिकल दिया। हालांकि ये होता नहीं है, इसमें जो दिया गया है ये वाला जो स्टेप है और ये वाला जो स्टेप है इसे चेन प्रोपगेशन कहते हैं। मतलब इन लोग क्या करेंगे, अब टूट टूट के बार बार चेन बनाते जाएंगे और फ्री रेडिकल भी जनरेट होगा, और लास्ट स्टेप आता है जिसमें सारे फ्री रेडिकल मिल जाते हैं। ओके, एक जो लास्ट स्टेप आएगा जिसमें सारे फ्री रेडिकल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ओके, जैसे कि ये जो Cl फ्री रेडिकल था ये Cl फ्री रेडिकल से जुड़ गया तो Cl2 मिल जाएगा, और अगर मिथाइल फ्री रेडिकल है और वो हेलोजन से मिल गया तो वो मिथाइल क्लोराइड बना देगा, और अगर मिथाइल मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिल गए दोस्तों तो वो इथेन भी दे देंगे। तो इसमें थोड़ा सा मिक्सचर भी मिल जाता है। ठीक है, ट्रेसेस में ये सारे भी मिल जाते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, डिपेंडिंग अपॉन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस, दैट इज 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। आई होप आपको पता है 1 डिग्री हाइड्रोजन वो होता है जो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो सिर्फ एक कार्बन को अटैच है, 2 डिग्री ऐसे कार्बन को जो 2 कार्बन को अटैच है, और 3 डिग्री एक ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ओके, अ नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अल्केन। फॉर एग्जांपल N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन यील्ड 2 आइसोमर ईच। N-ब्यूटेन में देखिए 1 2 3 4, तो एक यहाँ पे हेलोजन आ सकता है या फिर एक यहाँ पे हेलोजन आ सकता है। तो देखिए 2 आइसोमर बन गए ना, आइसोमर की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी से, मॉलिक्यूलर वेट भी से। ओके, लेकिन ये क्लोरीन की पोजीशन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे। ठीक है, ऐसा, तो ये आइसोमर हो गए। आया समझ में? अब कोई बच्चा बोलेगा सर इधर भी तो जोड़ सकते थे, अरे वो इसके जैसा ही है। सर इधर भी तो जोड़ सकते थे, अरे वो इसके जैसा ही है। समझ में आया? ओके, आइसोब्यूटेन का भी आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ओके, तो एक तो पहले यहाँ पे आ सकता है हेलोजन, या फिर एक यहाँ पे भी आ सकता है हेलोजन। अब कोई बोलेगा सर ये इधर भी तो हो सकता है, इधर भी, तो ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, लेकिन ये जो ब्रैकेट में है ये अलग है। ठीक है, आगे देखिए, हेलोजिनेशन ऑफ एन अल्केन यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट। ओके, मतलब जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हैं सारे बनते हैं। ठीक है, इंडिकेटिंग ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर ससेप्टिबल फॉर सब्स्टिट्यूशन। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है तो उसे हेलोजन जरूर रिप्लेस करेगा। ठीक है, बट जनरली हमारे सिलेबस में हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन को एक ही हेलोजन रिप्लेस करता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे अगर आप कंटिन्यूअस रिएक्शन को करोगे और एक्सेस ऑफ हेलोजन ले लोगे तो सारे हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन रिप्लेस कर देगा। तो ये था हमारा हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो इसी तरह देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।